वेलकम टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं फाइनेंस विद पंकज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन्वेस्टर्स के बारे में, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। वेल बेसिकली हम बात करेंगे आईपीओ इन्वेस्टर्स के बारे में एंड किस तरीके से एक आईपीओ के अंदर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं एंड सच में आपको अलॉटमेंट भी मिल सकती है। ये ट्रिक्स सच में काम करती है एंड एक्चुअली में ये कोई ट्रिक्स नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है जिस वजह से उनको अलॉटमेंट मिल नहीं पाता है। एप्लीकेशन तो सेम तरीके से ही लगती है बट अलॉटमेंट उन लोगों को मिल नहीं पाता है, थोड़ी बहुत बेवकूफी की वजह से। हम बात करेंगे सीधा टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। सबसे पहले रिटेल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो कि एक आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम की बिड लगाता है, यानी कि जनरली एक मेन बोर्ड आईपीओ में आपको 15,000 16,000 इस टाइप की एक लॉट के लिए बिड लगानी पड़ती है। वहीं पे अगर आप 11-12 लॉट ले लेते हैं तो 2 लाख के अंडर ही आपकी एप्लीकेशन रहती है एंड आप एक रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसमें भी 2 केस आते हैं। अगर आपका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहा तब तो जितने आपने लॉट अप्लाई करे सारे ही आपको मिल जाएंगे। अगर उस आईपीओ की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा उसमें सब्सक्रिप्शन आ रहा है एंड वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, उस केस में जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, 3 लोग हैं ए बी सी। अगर ए ने 1 लॉट के लिए अप्लाई करा है, वहीं पे बी ने 3 लॉट के लिए अप्लाई करा है एंड सी ने 4 लॉट के लिए अप्लाई करा है, तो क्या आपको लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे होगा? अंडर सब्सक्राइब होता तो तीनों को ही मिल जाता, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ना इन तीनों में से अगर आईपीओ 3 बार ओवर सब्सक्राइब है तो फिर 3 में से 1 को ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर 2 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब है तो इनमें से 2 में से 1 को सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड वहीं पे अगर आईपीओ 4 टाइम सब्सक्राइब है तो 4 इन्वेस्टर्स में हर एक इन्वेस्टर को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा। इस सिनेरियो में जैसे कि बी और सी ने 3 और 4 लॉट अप्लाई करे थे, तो अगर बी को अलॉटमेंट आ भी जाता है तो उसकी सिर्फ एक ही लॉट की सब्सक्रिप्शन को काउंट किया जाएगा, यानी कि उसको शेयर्स तो मिलेंगे बट वो 1 लॉट ही मिलेगा। चाहे उसने 3 लॉट के लिए सब्सक्राइब कर रखा हो या फिर 4 लॉट के लिए अप्लाई कर रखा हो, उसको सिर्फ एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। ये हो गया रिटेल कैटेगरी। अब एक कैटेगरी आती है जिसको आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो है एचएनआई कैटेगरी। इसको ही हम एनआईआई कैटेगरी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको ही हम एंड इसकी 2 सब कैटेगरीज होती है, एसएचएनआई या फिर बीएचएनआई, यानी कि बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंड इसको ही एसएनआईआई भी बोलते हैं एंड बीएनआईआई भी बोलते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एचएनआई कैटेगरी होती है ना, इसमें सब कैटेगरीज हैं, स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई। बिग एचएनआई होता है, इसको 2/3 ऑफ द रिजर्व पार्ट मिलता है एंड स्मॉल एचएनआई को 1/3 पार्ट मिलता है। इसी वजह से जब भी एक आईपीओ सब्सक्राइब होता है, इसका जो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स आते हैं आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, जिसमें एचएनआई कैटेगरी में स्मॉल एचएनआई अलग जगह लिखा होता है एंड बिग एचएनआई अलग ही कॉलम में होता है। अब स्मॉल एचएनआई होता क्या है? जो भी लोग मिनिमम 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर 10 लाख के बीच में मैक्सिमम अमाउंट को अप्लाई करते हैं, वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पे जो भी 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हैं ना, यानी कि बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं एंड उनकी एप्लीकेशन अलग ही कैटेगरी में लगती है। एंड इसमें ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब में कैसे होता है? वेल जैसे कि अगर यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो स्मॉल एचएनआई हो या फिर बिग एचएनआई हो, सारे शेयर्स उनको मिल जाते हैं। बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, स्मॉल एचएनआई के केस में होता ये है कि 2 लाख से 10 लाख के बीच में स्मॉल एचएनआई होता है। रिटेल कैटेगरी की तरह ही होता है, एक लॉटरी सिस्टम को लगाया जाता है जिसमें ए बी सी 3 तरीके के लोग हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। अगर बी ने 5 लाख की एप्लीकेशन लगा दी एंड सी ने ऑलमोस्ट 8 लाख की एप्लीकेशन लगा दी, तो लॉटरी में अगर 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो इन तीनों में से किसी एक को सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड अगर बी को सब्सक्रिप्शन मिल गया एंड इसने 5 लाख की एप्लीकेशन लगाई है बट ये पूरे 5 लाख के इसको शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसको जो मिनिमम होता है एक स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आने के लिए, जो कि 2 लाख होता है, तो इस बंदे को 2 लाख रुपए के ही शेयर्स मिलते हैं एंड बचा हुआ पैसा रिफंड हो जाता है। तो ये हो गया स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। अब बिग एचएनआई कैटेगरी में क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में तो बिग एचएनआई कैटेगरी को सारे शेयर्स मिल जाते हैं जितने के लिए वो अप्लाई करते हैं। बट अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस केस में बिग एचएनआई वालों ने जहां जहां पे अप्लाई कर रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी को ही ले ले, अगर ए ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, बी ने 20 लाख की करी है एंड सी ने ऑलमोस्ट 15 लाख की करी है ना, तो इस केस में भी अगेन लॉटरी तरह ही होगा एंड अगर 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ तो हर 3 में से किसी एक बंदे को मिलेगा। 30 बारी हुआ है तो हर 30 में से एक को मिलेगा। 60 बारी हो गया तो हर 60 इन्वेस्टर्स में से किसी एक को मिलेगा। यही होता है एक ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, क्योंकि यहाँ पे 3 में से एक को मिलेगा। तो अगर सी को मिल गया है एंड उसने ऑलमोस्ट 15 लाख की एप्लीकेशन लगाई है ना, तो इस केस में इस सी वाले बंदे को, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसको मिनिमम कैटेगरी का ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है बट 10 लाख को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसको सिर्फ 2 लाख रुपए के शेयर्स मिलेंगे एंड बचा हुआ पैसा रिफंड आ जाएगा। यस गाइस, ये होता है बिग एचएनआई कैटेगरी में। आपको मिनिमम तो 10 लाख एप्लीकेशन लगानी होती है बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको स्मॉल एचएनआई वाली अलॉटमेंट ही मिलती है। एंड स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई में डिफरेंस क्या है एंड कौन सा करना बेटर होता है? वेल बेटर अप्लाई करना बिग एचएनआई कैटेगरी को होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि बिग एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 5 टाइम ज्यादा बड़ी कैटेगरी होती है, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम में ना, अगर वो 60 टाइम भी सब्सक्राइब है तो आपको उसे डिवाइड बाय 5 करके देखना होगा, यानी कि वो 12 टाइम सब्सक्राइब है
यानी कि हर 12 में से एक इन्वेस्टर को मिलेगा। अब दूर से तो आपको देखने को मिलेगा कि 60 बार सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब्ड है 60 बार, तो हर 60 में से किसी एक को मिलेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बिग HNI कैटेगरी की ऑलमोस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होती है, वहीं पे स्मॉल HNI की 2 लाख होती है। तो 2 लाख 10 लाख से ऑलमोस्ट 5 गुना है। इस वजह से जब ओवर सब्सक्राइब होता है IPO, तब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है स्मॉल HNI वाला बिग HNI के केस में। एंड इसी वजह से बिग HNI की ओवर सब्सक्रिप्शन को आप डिवाइड बाई 5 करते हैं, जिस वजह से पता लगता है कि 12 टाइम ही IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इसी वजह से हर 12 में से एक इन्वेस्टर को सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। एंड इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा रुपए है ना, 5 बार स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने से बेटर है एक बार बिग HNI में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सब्सक्रिप्शन अलॉट होने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा बेटर रहता है। एंड क्योंकि भाई इंडिया बोलूं या फिर ज्यादातर लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लोग, अगर आप ज्यादातर IPOs में भी देखेंगे तो स्मॉल HNI कैटेगरी ज्यादा सब्सक्राइब होती है एक बिग HNI कैटेगरी के कंपैरिजन में, जिसके वजह से दिखने में तो बिग HNI ओवर सब्सक्राइब होती है एंड 10 लाख के से ज्यादा के शेयर होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। एंड इसमें भी स्मॉल HNI एंड बिग HNI के केस में बिग HNI वाले को 2/3 शेयर्स रिजर्व होते हैं, तो ऑब्वियसली भाई 2 गुना आपको ज्यादा बेटर एडवांटेज है। तो अगेन बिग HNI में अप्लाई करना ज्यादा बेटर है, बट इसके लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए से ज्यादा होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं QIBs की। QIBs होता क्या है? इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एंड ये होते हैं कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स का मतलब यही है। कमर्शियल बैंक जो HDFC हो गया, SBI हो गया, ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो कि आपके डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं। नॉन कमर्शियल बैंक्स होते हैं NBFC, तो वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं, इस वजह से उनको नॉन कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। ये सारे बैंक्स QIB के अंदर आते हैं। अब QIB के लिए एक सेट अमाउंट नहीं होता है कि इनको इतने करोड़ रुपए लगाने होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इनके ऊपर ही डिपेंड करता है ये कितने पैसे अप्लाई करते हैं। अब QIBs में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एंकर इन्वेस्टर वाले QIB, एक होते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर्स QIB। एंड QIB एंड HNI में डिफरेंस यही होता है कि जो QIBs होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना ये लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम गाइस जितना QIB का कोटा लिमिट होती है उतने ही ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें QIBs के, अगर अलॉटमेंट ओवर सब्सक्राइब हो जाती है या फिर अंडर सब्सक्राइब होती है, अंडर सब्सक्राइब होती है तो इनको सारा पोर्शन मिलता है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जैसे हर जगह लॉटरी सिस्टम लगता है, QIBs में लॉटरी नहीं लगता है, इनको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होती है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आती है एम्प्लॉय कैटेगरी। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं या फिर फुल टाइम एम्प्लॉय है कंपनी के लिए, आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉय कैटेगरी भी रिटेल कैटेगरी की तरह ही होती है, जस्ट ये होता है कि एम्प्लॉय कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको 5% मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है एक IPO में अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आप एक कंपनी में, आपको पता है कंपनी अच्छा कर रही है, तो आप उसका IPO में अप्लाई करेंगे ही करेंगे। एडिशनल डिस्काउंट एम्प्लॉयज को मिलता है, जिस वजह से एक एडेड एडवांटेज हो जाता है एंड इनको IPO में अप्लाई करने का एक मोटिव मिलता है। एंड नेक्स्ट होते हैं गाइस एंकर इन्वेस्टर। अब एंकर इन्वेस्टर भी एक तरीके का QIB ही होता है, बट जो एंकर इन्वेस्टर होता है ये आपके और मेरी तरह अप्लाई नहीं करते हैं। जब IPO मार्केट में आता है ना, इनको एक दिन का टाइम दिया जाता है, उसी दिन पे इनको अप्लाई करना होता है या फिर नहीं करना होता है। एंड अगर इन्होंने उसी दिन अप्लाई करा, इनको शाम तक उसी IPO की अलॉटमेंट भी आ जाती है। एंड मिनिमम गाइस 10 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है एक मेन लाइन IPO के लिए, एंड ऐसी में कैटेगरी के लिए 2 करोड़ की एप्लीकेशन लगती है। एंड अगर बात करें लॉक इन पीरियड की, तो रिटेल कैटेगरी में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, यानी कि जैसे ही आपको शेयर्स मिले आप लिस्टिंग डेट पे इसको बेच सकते हैं। ऐसे ही HNI या फिर स्मॉल HNI, बिग HNI दोनों में ही कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। ये लोग भी किसी भी टाइम पे अपने शेयर्स को बेच सकते हैं लिस्ट होने के बाद। जो QIBs होते हैं वो भी किसी टाइम पे भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, इनका भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इसका मतलब काफी ज्यादा प्रीमियम में लिस्ट होता है। एंड एकदम से ही जब वो मार्केट में आता है वो 10-20% गिर जाता है ना, वो इसी वजह से होता है कि किसी ना किसी QIB ने उस शेयर को बेचा है, जिस वजह से इतना ज्यादा वॉल्यूम हुआ है कि प्राइस डाउन हो गया है। एम्प्लॉइज हैं वो भी कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। हाँ, जब इनका रिजल्ट टाइम आता है तब एम्प्लॉइज के शेयर्स लॉक हो जाते हैं, तब ये लोग नहीं बेच पाते। बट IPO के टाइम पे ये लोग उसी दिन, जिस दिन कंपनी लिस्ट होती है, उसी दिन अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। एंड गाइस जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ये 50% जो इनको शेयर्स अलॉट हुए होते हैं उसे 30 दिन में बेच सकते हैं, यानी कि 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। जो बचे हुए 50% है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशन होती है। इस वजह से अगर एंकर इन्वेस्टर की ही सेलिंग आ जाए ना, स्टॉक एकदम से ही डाउन जा सकता है। एंड ऐसे कई सारे IPOs आए हैं जो कि लिस्ट होने के बाद अपने लिस्टिंग प्राइस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, 1 साल भी लग जाता है तब भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहले उसमें QIBs बेचते हैं, HNIs बेचते हैं, फिर उसके बाद रिटेल पब्लिक को डर लगता है, रिटेल पब्लिक बेचती है। जब लॉक इन पीरियड एंड होता है तब एंकर इन्वेस्टर्स भी आके बेचते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपना प्रॉफिट देख रहा होता है। एंड जब शेयर नीचे ही जा रहा होता है तो सबको ही बेचने की जल्दी लगी रहती है, जिस वजह से वो स्टॉक कभी रिकवर हो ही नहीं पाता है। एंड आपने ऐसे कई सारे IPOs देखे होंगे पिछले ही साल जो कि अभी तक अपने लिस्टिंग प्राइस पे नहीं आ पाए हैं। तो गाइस यही थे डिफरेंट टाइप ऑफ IPO इन्वेस्टर्स, जो कि आपने बेसिकली कुछ इस तरीके की सब्सक्रिप्शन फिगर देखी होगी। तब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सब्सक्रिप्शन फिगर आती
जाती है। ये यही कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर आप रिटेल कैटेगरी हैं या फिर एक HNI कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उस केस को आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल हो सकती है। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बट हाँ गाइस, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही आपको देखनी है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एंड बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना।